गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के जो सेकेंड चैप्टर है वही चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, मतलब लोकतंत्र क्या है और किस लिए लोकतंत्र चाहिए, तो क्यों लोकतंत्र। तो ये चैप्टर को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर में ये आता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 जो बुक्स का नाम है उसका सेकेंड चैप्टर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। यहाँ पर बोला जा रहा है गांधी के बारे में, एक यहाँ पर छोटा सा उनका एक लाइन है, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड इन द मिडिस्ट ऑफ टेररिज्म वेदर गवर्नमेंटल और पॉपुलर। तो डेमोक्रेसी के जो स्पिरिट है ये क्या होता है, इसको एस्टैब्लिश हम लोग नहीं कर सकते टेररिज्म के बेस में, मतलब आतंक के बेस में हम लोग इसे एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। इसको हम लोग पॉपुलर बना सकते हैं गवर्नमेंटल सिस्टम के जरिए। मतलब एक वहाँ पर अगर प्रॉपर गवर्नमेंटल सिस्टम हो तो उसके जरिए हम लोग डेमोक्रेसी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। आतंक के जरिए कभी हम डेमोक्रेसी लेकर नहीं आ सकते। तो ये एम के गांधी का या मोहनदास करमचंद गांधी का उनका सोचना था। तो डेमोक्रेसी का जो फेमस लाइन है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, मतलब पीपल के लिए, पीपल के द्वारा और पीपल के जो उनके उनके लिए ये चीज होता है डेमोक्रेसी। तो इसमें पीपल पावर, डेमोक्रेसी में हमेशा क्या होता है, लोगों का पावर होता है। मतलब लोग ही वो अपने उनके हाथ में ही सब पावर उनके हाथ में ही रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेमोक्रेसी में जो हम लोग एक कंट्री को अगर चलाना है तो कंट्री के जो पार्लियामेंट में कौन सा बंदा रहेगा, ये कोई अभी आम आदमी रह सकता है, ठीक है। तो आम आदमी से चुनाव जीतकर वो पार्लियामेंट में वहाँ पर आ सकता है। और दूसरी बात है, दूसरी जो चीज़ है वहाँ पर है कि कोई भी बंदा, मतलब कोई भी आदमी वो पार्लियामेंट में जैसे पार्टिसिपेट भी कर सकता है या वो वोट भी दे सकता है। यानी अगर देखा जाए पार्लियामेंट में जो मेंबर बैठे हैं अगर वो ऑटोक्रेटिक वे में चलते हैं या प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते या जो जो उन्होंने वादा किया है वो वादा को उन्होंने 5 साल में फुलफिल नहीं किया, तो आम जनता क्या कर सकते, वोट के वजह से उनको हटा सकते। तो मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जो चीज़ होना चाहिए वही चीज़ यहाँ पर देखा जाता है। तो डेमोक्रेसी क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, वेयर पीपल हैज़ द पावर टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ का पर लोगों के पास ये पावर रहता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। मतलब जो उनके होकर उनके लिए लड़ाई करेंगे, उनके लिए वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए वो काम करना स्टार्ट करेंगे, उनको चूज करने का अधिकार, मतलब उनके जो लीडर होता है या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनको चूज करने का अधिकार होता है आम जनता को। ये डेमोक्रेसी में होता है। जैसे इंडिया में 18 साल से ऊपर जो लोग हैं ये लोग वोट दे सकते हैं। तो ये 18 साल से ऊपर लोग जब वोट देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोच समझ के वोट देते हैं, ठीक है। वोट देना जो होता है, एक लोकसभा में वोट देते हैं और दूसरे हम लोग विधानसभा में वोट देते हैं। लोकसभा जो सेंट्रल के लिए और विधानसभा जो स्टेट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज करने के लिए हम लोग उस टाइम में हम लोग सोच समझ के वोट देते हैं, और विधानसभा में स्टेट गवर्नमेंट के जो वहाँ पर कौन से सरकार आएगा उसे चूज करने के लिए हम लोग सोच समझ कर वोट देते हैं। और एक होता है कि लोकल गवर्नमेंट में जो वहाँ पर पंचायत या म्यूनिसिपलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वोटिंग सिस्टम है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसी हिसाब से हम लोग वोट देते हैं। तो ये भी मतलब गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा हमारा, उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का अधिकार हमारे पास है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, then the representative will form the government and make policy on the behalf of the people। हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते इसलिए ताकि वो सरकार में रहकर हमारे लिए और पॉलिसी बना सके, लोगों के लिए वो पॉलिसी बना सके, लोगों के हित में वो काम कर सके अकॉर्डिंग टू द पावर्स। उनका अपना जो पावर होगा उस टाइम में सरकार में आकर उस पावर को अप्लाई कर सके। एंड फंक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और सर कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उनको जो पावर प्रोवाइड किया गया है, उनको जो दायित्व दिया गया, ये उसको सही तरीके से सही मेहनत से वो अपना वो काम कर सके ताकि आम जनता के लिए वो भलाई हो। तो इसलिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और उनका काम होता है नेता बन के वो हमारे लिए उनको कुछ काम करना।
तो डेमोक्रेसी में और क्या है, पीपल ऑल्सो हैव द पावर टू रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव। लोगों के पास ये भी पावर रहता है कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को उसको रिमूव भी कर सकते हैं इफ दे आर नॉट फंक्शन हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली। अगर वो अपना ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से ना करे तो कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली 5 साल के बाद। अभी हम लोग लोकसभा हुआ, लोकसभा में हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया है हमारे एरिया से। हमने सोचा कि ये रिप्रेजेंटेटिव वो लोकसभा में जाकर वो काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा। लेकिन देखा जाए 5 साल तक वो अपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, या किया भी तो जो जो वादा करके वो वहाँ तक गया है उतनी तक वो काम नहीं किया। तो हमारे जो इच्छा है वो सब फुलफिल नहीं हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब 5 साल के बाद दोबारा जो चुनाव होगा उस चुनाव में हम लोग दूसरे पार्टी को हम लोग वोट दे सकते हैं, या दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग अपने वोट देकर उनको खड़ा कर सकते हैं, तो इनको हरा सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर रहता है, मतलब यहाँ पर पीपल के पास पावर रहता है कि वो अपने हिसाब से अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। तो ये भी एक पीपल के पास पावर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एक पावर है। उसके बाद अब डेमोक्रेसी, ये वर्ड कहाँ से आया उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो यूरोप का एक कंट्री है ग्रीस का जो मतलब वहाँ का जो ग्रीक लैंग्वेज चलता है उसका ही वर्ड है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिया वहाँ का एक शब्द है डेमोक्रेटिया, जहाँ पर अगर इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करें, एक आता है डेमोस और दूसरा आता है क्रेटिया। ये दोनों मिलाकर आया है डेमोक्रेटिया। मतलब ये डेमोक्रेटिया बाद में जाकर ट्रांसफॉर्म होकर डेमोक्रेसी, इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब डेमोस का मतलब क्या है? डेमोस का मतलब है प्यूपल, और क्रेटिया का मतलब रूल, मतलब प्यूपल रूल, ठीक है। तो डेमोस का मतलब पीपल हो गया, क्रेटिया का मतलब रूल हो गया, दोनों मिलाकर हो गया डेमोक्रेटिया यानी पीपल रूल। और उसको ही ट्रांसफॉर्म करके बाद में आकर इंग्लिश में ये वर्ड आया है, और वहां पर वही मीनिंग सेम ही रहा है, क्या? पीपल रूल, मतलब लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन, यहाँ पर अब्राहम लिंकन जो यूएसए के एक फेमस प्रेसिडेंट है, और देखा जाए तो यूएसए के हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फेमस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के भी बोल सकते हैं हम लोग। वहाँ का यूएसए में जो उस टाइम जो सिविल वार हुआ था, इस सिविल वार को ख़त्म करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। और एक्चुअल में मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और यूएसए के हिस्ट्री मैंने जो पढ़ाई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे भी फेवरेट प्रेसिडेंट के अंदर ये अब्राहम लिंकन आता है। According to the Abraham Lincoln, one of the greatest president of USA, defined democracy as। तो उन्होंने अब्राहम लिंकन उन्होंने डेमोक्रेसी को कैसी तरह से डिफाइन किया है? जो यूएसए के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट थे, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये लैंग्वेज तो तुम सबको ही पता है, क्योंकि हम लोग स्कूल में तो बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन या एक बार फेस्टिवल, तो उनमें से बहुत बार ये चीज़ डिस्कस होता है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। तो ये तुम लोग हर बच्चे ही तुम लोग इसके बारे में तुम लोग जानते हो। तो मतलब लोगों के हित में काम करना, लोगों के लिए काम करना, और लोगों के द्वारा काम करना, तो ये चीज़ आ जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ एप्लीकेबल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी इंडिया में कैसे आए थे। एक्चुअल में देखा जाए, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, जो फ्रांस में हुआ था, यूरोप में, वहाँ के बाद से यूरोप की हिस्ट्री चेंज हो गया था। और उसके बाद से देखा जाए वहाँ का जो मेडिवल टाइम पीरियड का जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरा चेंज हो रहा था, और उसके बाद जगह में नया नया आइडियोलॉजी आ रहा था। जो उनमें से एक नया आइडियोलॉजी जो आया था वो आइडियोलॉजी था डेमोक्रेसी। और ऑब्वियसली इंडिया में ये डेमोक्रेसी सिस्टम कैसे है? ऑब्वियसली ये आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आए थे तो सिर्फ वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन करने नहीं आए थे, तो उनके साथ क्या आया था? वेस्टर्न एजुकेशन भी आया था यहाँ पर। तो हम लोग उस वेस्टर्न एजुकेशन को हम लोग पढ़ते थे। एक तो वेस्टर्न एजुकेशन के जो किताब है तो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे, और दूसरे उनको जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को भी हम लोग सोचते थे। तो इसके वजह से हमारे पास भी वो डेमोक्रेसी वाला आइडियोलॉजी आया था। और ऊपर से हम लोग ये जान पाते थे कि यूरोप में अभी गवर्नमेंट सिस्टम कैसे चल रहा है, वहाँ पर कौन से आइडियोलॉजी के बेस में चल रहा है। तो ये वाला डेमोक्रेसी वाला आइडियोलॉजी वो धीरे धीरे करके इंडिया में आए थे। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में थोड़ा सा फर्क है। रिपब्लिक सिस्टम इंडिया में बहुत पहले से थी, बहुत पहले से। इंडिया में 16 महाजनपद जो सिस्टम है वहाँ से वहाँ पर रिपब्लिक वाला सिस्टम थे, लेकिन डेमोक्रेसी वाला सिस्टम बाद में आया था इंडिया में।
तो अभी देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जहां पर लोगों का शासन होगा, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वहां पर लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव उसके द्वारा गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा। और दूसरी जगह में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहां पर रूल बाय फोर्स बाय ए पर्सन और ए ग्रुप, यहाँ पर रूल होगा क्या, बाय फोर्सफुली होगा, मतलब किसी भी एक व्यक्ति यहाँ पर शासन कर सकते हैं या किसी ग्रुप शासन करते हैं। मतलब एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट भी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में है ना, नॉर्थ कोरिया में वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता है, एक ग्रुप से भी हो जाता है। दूसरी बात है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, ये लोगों के द्वारा चुना जाता है, एक फ्री एंड फेयर, मतलब लोग के ऊपर किसी दबाव नहीं रहता और एक सच्चे इलेक्शन के जरिए इनको चुना जाता है 5 साल के लिए। यहाँ पर क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता, ये होता है हेरिडिटिकली, मतलब पहले दादाजी, उसके बाद पापा, उसके बाद बेटा, उस बेटे के बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बेटे, मतलब ऐसे करके हेरिडिटिकली ये सिस्टम चलता रहता है। वहाँ पर जो शासन करते हैं ये सिस्टम चलता रहता है। मतलब एंशिएंट या मेडिवल टाइम में जो राजाओं को शासन थे, ये भी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा, मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो इलेक्टेड लीडर्स जो रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चूज करते हैं, वो जब इलेक्टेड लीडर्स मतलब जो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो उसके बाद वही डिसीजन लेते हैं, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, मतलब वही डिसीजन लेते हैं एक गवर्नमेंट को कैसे चलाए। यहाँ पर क्या सिस्टम है नॉन डेमोक्रेटिक में, मेजर डिसीजन बाय नॉन इलेक्टेड लीडर्स। ऑब्वियसली क्या, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर कौन डिसीजन लेगा, जो हेरिडिकली जो चल रहा है, मतलब जनरेशन वाइज जो चीज़ चल रहा है वहाँ पर, तो ये उन लोग ही जब राजा बनते हैं या वहाँ पर वो अपना सरकार बनाते हैं वही डिसीजन लेते हैं, तो ये लोगों के द्वारा चूज नहीं होते। चौथा पॉइंट, सिटीजन हैव द राइट्स टू अपोज पॉलिसी एंड एक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर सिटीजन के पास यह राइट होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सिद्धांत लिया जाए, अगर वो सिद्धांत उनके फेवर में ना आए तो उसके खिलाफ जाकर वो अपोज कर सकते हैं। मतलब हमारे अभी हम अपोज कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीका है। एक तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम लोग सोशल मीडिया में जाकर हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं कि गवर्नमेंट की ये वाला पॉलिसी ठीक नहीं है। पेपर में भी लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, हम लोग सभा कर सकते हैं, या हम लोग कोर्ट के दरवाजे में भी खटखटा सकते हैं, हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ भी जाकर हम लोग कुछ बोल सकते हैं, या सिंपल वे में हम लोग गवर्नमेंट के पास में जाकर अपील भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये इंडिया में क्या है कि इंडिया में लोग आवाज़ उठाने का बहुत सारे तरीके हैं, तब भी अगर गवर्नमेंट ना माना या देखा जाए कि उसी ज़बरदस्ती उस चीज़ का हमारे ऊपर इनेक्टेड किया, तो हम लोग 5 साल के बाद भी वो गवर्नमेंट को हम लोग दे सकते हैं कि चुनाव में उनको ना जितवा के। उसके बाद क्या है यहाँ पर दूसरा पार्ट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और रूलर टॉलरेटेड। मतलब यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी सिद्धांत लिया जाए उसको हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब उसे हमें मानने के लिए हम वो मजबूर है। ठीक है, आप समझ लो यहाँ पर एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, राजा है, तो राजा अगर कोई डिसीजन ले तो हम लोग उसे मानने के लिए मजबूर है, क्योंकि हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर मतलब एंशिएंट या मेडिवल इंडिया में यहाँ पर था, यहाँ पर तो जो राजा के शासन थे। उसके बाद सिटीजन हैव वोटिंग राइट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन हैव वोटिंग राइट्स, ऑब्वियसली उनके पास वोटिंग राइट्स है, जो अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है तो उनके पास वोटिंग राइट होगा। 1% 1 वोट 1 वैल्यू, यहाँ पर 1% का एक ही वोट होगा और उसका एक ही वैल्यू माना जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, नो वोटिंग राइट इज गिवन टू द सिटीजन। यहाँ पर सिटीजन के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, वो अपना वोट नहीं दे सकते। मतलब यहाँ पर जो रूलर्स आते हैं, रूलर्स हेरिडिकली आते हैं या कोई भी ग्रुप बनता है उसके हिसाब से ये लोग चलते हैं। ग्रुप मतलब जैसे अभी जो चाइना में जो सिस्टम है वहाँ पर जो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वहाँ का जो सिस्टम है उसी हिसाब से चलता है, या नॉर्थ कोरिया वाला सिस्टम भी बोल सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फीचर्स, अब डेमोक्रेसी का फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डिफरेंस में भी तो मैंने ये चीज़ बोल दिया, तो दोबारा हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा रूलर्स को इलेक्टेड किया जाता है। दूसरी बात है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स।
जो मेजर डिसीजन लेते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, जो इलेक्शन में जीत कर आते हैं, यही मेजर डिसीजन लेते हैं। तीसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री होता है और फेयर इलेक्शन होता है, मतलब ये किसी भी दबाव में नहीं आता, ये इलेक्शन एकदम से फ्री होता है, हम लोग आसानी से जाकर हम लोग वोट दे सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता। चौथा, इलेक्शन इज रेगुलर इंटरवल्स, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये इलेक्शन किया जाता है। ये यहाँ पर एक रूल्स रेगुलेशन आता है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के मतलब एक बार इलेक्शन हो गया कि देखा जाए कि 50 साल तक यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। मतलब जैसे 5 साल वाला सिस्टम है तो 5 साल के अंतर अंतर एक सर्टेन टाइम पीरियड में इलेक्शन सिस्टम यहाँ पर आएगा। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो एक व्यक्ति का एक वोट और एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो यह वाला सिस्टम है। ये वाला सिस्टम को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी हिस्ट्री है। जैसे फ्रेंच में, मतलब फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उससे पहले का जो अगर फ्रांस का हिस्ट्री देखा जाए, वहाँ पर 3 अलग अलग वहाँ का मतलब स्टेट सिस्टम था। जैसे फर्स्ट स्टेट पीपल, सेकंड स्टेट पीपल और थर्ड स्टेट पीपल। ऑब्वियसली वहाँ पर थर्ड स्टेट पीपल में सबसे ज़्यादा लोग थे, लेकिन वहाँ पर वोटिंग सिस्टम ना बाई हेड नहीं होता था, बाई हेड काउंट नहीं होता। तो वहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम था वो काउंट होता था एक स्टेट, मतलब एक स्टेट का एक वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, ये समाज में लोग कम थे, लेकिन ये स्टेट में जो लोग थे, इन लोगों को दोनों का स्वार्थ एक ही टाइप का था। लेकिन थर्ड स्टेट में जो लोग थे, ये ऑब्वियसली समाज में सब नीचे वाला लोग था और ये लोग के तादाद ज़्यादा थे, लेकिन इसका वोट होता है कि एक ही काउंट होता है, मतलब यहाँ पर 2 यहाँ पर 1। तो हमेशा ये वोट में हारते रहते थे। इसलिए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के क्या होते, उनका जो स्टेट जनरल असेंबली में, वहाँ पर उनका जो बात वही हमेशा वो लोग जीतते थे, उनका ही बात रखा जाता था। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है, इसका भी बहुत सारे गलती है। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इसलिए 1 पर्सन 1 वोट, मतलब तुम अमीर हो गरीब हो जो भी हो, तुम्हारे वोट सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स। यहाँ पर क्या है, रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ का शासन चलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स है, उसी रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, फॉलो करने के लिए हम लोग मजबूर है। और दूसरी बात है यहाँ पर रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, इन सिटीजन्स का जो राइट्स है, उसी राइट को हम लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं। हमें जो भी काम करना है डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम लोग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग चलना पड़ेगा। उसके बाद मेजर डिसीजन, नेक्स्ट स्लाइड में, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो इलेक्टेड लीडर्स, मतलब चुनाव में जो लीडर्स जीत कर आते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन इन विच द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब एक लोकतंत्र वाला जो सरकार होता है, इज वन इन विच द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब लोगों के द्वारा जो चुना गया जो रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये लोगों के लिए ये डिसीजन मेक करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ से जिसको चुनते हैं, वो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर पार्लियामेंट में जाकर अलग अलग जगह से जो चुना हुआ बंदा, वो सब एक जगह में बैठते हैं और बांटकर वो डिसीजन लेते हैं कि हमारे लिए सरकार आगे कैसे चलेंगे, हमारे लिए अगले साल या ये साल क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये पूरा चीज़ वहाँ पर ही डिसाइड किया जाता है। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए ही काम करते हैं वहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है, दे ओन ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो वो क्या है, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि फॉर ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी डिसीजन लिया जाता है, ये सभी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है, क्योंकि उनके द्वारा ये वो लोग ये सिलेक्ट करते हैं ना, मतलब पार्लियामेंट में रह के वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये सिद्धांत लेंगे या ये हम लोग इस डिसीजन को लेंगे। तो ऑब्वियसली वो डिसीजन वो लेते हैं, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। तीसरा, दे आर एग्जाम्पल्स where representatives of people are chosen but they are not allowed to participate in decision making process. तो there are example, इसका एक क्या एग्जाम्पल है, where representative of people, तो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है आर चूजन, उनको चूज कर सकते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम लोग आ नहीं सकते। मतलब हम लोग जो आम जनता लोग है, आम जनता लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में जाएगा, उनको हम लोग चूज कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार है। और कैसे चूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली इलेक्शन के जरिए। लेकिन चूज कर लिया हम लोग, एक बार चुनाव में वो लोग जीत गए, अब वहां पर जाकर जो डिसीजन लेंगे वो उनका अधिकार है,
वो उनके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। ये हमारे पास अब हमारे पास ये पावर नहीं रहता कि वो उनका को क्या डिसीजन लेगा, वो डिसीजन को हम लोग मैनिपुलेट करने का पावर हमारे पास नहीं रहता, या कुछ बोलने का पावर नहीं रहता। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से बहुत सारे डिक्टेटरशिप या मोनार्की फॉर्म मतलब ऑटोक्रेसी वाला सिस्टम यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप मतलब एक नायक तंत्र, मतलब वो वाला सिस्टम यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर सिर्फ मतलब मैं ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मेरे अंदर सभी लोग मेरे अंदर ही काम करेंगे, ऐसे वाला सिस्टम आ जाता है। मतलब लोगों को सम्मान करना वहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ताकि हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी यही सिस्टम आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर डेमोक्रेसी सिस्टम है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, चुन के बाद वो पार्लियामेंट में जाकर हमें भूल जाते हैं। ठीक है, मैं सभी नेता का नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये होता है कुछ ऐसा चीज होता है, ऐसा कोई होता है, तो हमें भूल जाते हैं। फिर वो अपने हिसाब से अपने 5 साल को अपने हिसाब से काम करते हैं। फिर जब इलेक्शन का टाइम होता है फिर वो तब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तभी वो फिर से जो लोगों के पास जाता है। तो ऐसा हमेशा ऐसा ही चलता रहता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि डिक्टेटरशिप या मोनार्की वाला सिस्टम यहाँ पर चलता रहता है, ये वाला। तो एक बार चुनाव में जीत गया, फिर लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो लोग वो जैसे मर रहे थे वो ऐसे ही मर रहे। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम कभी कभी डिक्टेटरशिप और मोनार्की सिस्टम आता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी सिस्टम का मतलब एक्चुअली जो आदर्श है ना, डेमोक्रेसी वाला आदर्श, ये आदर्श को हम लोग गलतियां नहीं निकाल सकते। ये पर्टिकुलर की उसी बंदे का गलती है जो इसमें अंदर में रहकर भी वो उसी चीज का फायदा ले रहा है, ऑटोक्रेसी वाला सिस्टम को ले आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हम लोग कुछ छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। यहाँ पर पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल दिया गया। इन पाकिस्तान पीपल फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पर जो पार्लियामेंट में जाते हैं या गवर्नमेंट में जाते हैं वो इलेक्टेड मतलब इलेक्शन के जरिए वो आते हैं, बट द रियल पावर इज विथ दोज हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो रियल पावर किसके पास रहता है, उसके पास रहता है जो लोगों के द्वारा चुनाव में जीत कर नहीं आते, मतलब उसका इलेक्शन वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए पार्लियामेंट में वहाँ पर पार्लियामेंटरी सिस्टम वहाँ पर है, लेकिन उसमें पार्लियामेंटरी में जो लोगों के द्वारा चुनाव में जीत कर वहाँ पर आते हैं, उनके पास पावर जो होता है वो पावर से कहीं ज़्यादा पावर होता है जो लोगों के द्वारा चुनाव में जीत कर नहीं आते। तो ऐसे वाला सिस्टम है। इंडिया में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम था। तो देखते हैं उसमें, जैसे इन अक्टूबर 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ overthrew the democratically elected government and declared himself। तो अक्टूबर 1999 में क्या हुआ था, जो जनरल उस टाइम का था परवेज मुशर्रफ, overthrew the democratically, तो उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिकली में इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ। तो खुद को वहाँ पर मतलब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का वो अपने हेड माना अपने आप को, और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अपने आप को वो घोषित किया कि वो उनके उस जो वहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका हेड है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और एक कंट्री का वो मुख्य हो गया। मतलब वहाँ पर वो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है जो वहाँ पर उसी डिपार्टमेंट का वो पूरा हेड हो गया। मतलब जैसे यहाँ का जो प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है वहाँ पर भी वही मतलब वही हेड है। तो ये ऐसा हो गया, लेकिन वो लोगों के द्वारा चुनाव में जीत कर नहीं आए थे। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स इन 2002 ही इशूड, 2002 में इशू किया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मतलब वहाँ पर एक ऑर्डर वाला सिस्टम लेकर आया, लीगली एक फ्रेमवर्क ऑर्डर सिस्टम लेकर आया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। तो इस ऑर्डर के जरिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो नेशनल लेवल में और प्रोविंशियल लेवल में मतलब अलग अलग स्टेट लेवल में जो असेंबली है, मतलब वहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको वो क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकता है उसको। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। हमारे इंडिया में क्या ऐसा सिस्टम नहीं है, इंडिया में प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर ये वाला सिस्टम वहाँ पर था। तभी एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए उन्होंने लेकर आए थे। उसके बाद द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट्स इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। तो वहाँ पर क्या है, द वर्क ऑफ ए सिविलियन कैबिनेट्स, एक सिविलियन कैबिनेट है मतलब आम जनता का एक कैबिनेट है, इज सुपरवाइज बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सुपरवाइज क्या करते हैं, कौन करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, व्हिच इज डोमिनेटेड बाय, जहां पर उसमें किसका पावर सबसे ज्यादा है, जिसका पावर है वो वहां का मिलिट्री ऑफिसर का पावर है, मतलब वहां का आर्मी का पावर सबसे ज्यादा है वहां पर देखा जाए तो मिलिट्री ऑफिसर्स का। फाइनल डिसीजंस ऑफ पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ परवेज मुशर्रफ। तो
सबसे ज़्यादा फाइनल डिसीजंस और पावर, मतलब फाइनल डिसीजन लेने का क्षमता और पावर्स, मतलब जो मिलिट्री ऑफिसर्स है इनमें से सबसे ज़्यादा ऊपर कौन आता है? परवेज मुशर्रफ, जो वहाँ का सबसे ऊपर में है और उनके पास ही सभी पावर आता है। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो फाइनल डिसीजन ये क्या करते हैं? फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, तो ये पावर बनाते हैं मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब ये लोगों के द्वारा जिनको चुना जाता है उनके ऊपर दबदबा रखने के लिए ये उनके पास ये पावर आ जाता है, फाइनल डिसीजन लेने का पावर उनके पास आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या किया? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन यहाँ पर। तो इन डेमोक्रेसी द रूलर्स मस्ट बी ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में हम लोग क्या डिस्कस किया था? डेमोक्रेसी में होगा जो रूलर्स होगा ये पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन पाकिस्तान में तो ये सिस्टम नहीं था। 1999 के बात किया जा रहा है। वहाँ पर परवेज मुशर्रफ क्या है कि वो आर्मी मिलिट्री पावर से वहाँ से आया वहाँ पर, और वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के ऊपर वो राज करते थे। और पार्लियामेंट में देखा जाए कि सेंट्रल में जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल में जो असेंबलीज होता है ये सभी को उनको डिसमिस करने का पावर भी उनके पास था, मतलब आम जनता के पावर के ऊपर भी उनका पावर था। उसके बाद टू चूज रिप्रेजेंटेटिव वी नीड ए सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अगर हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना है तो हमें एक फेयर इलेक्शन सिस्टम चाहिए। वहां पर भी इलेक्शन सिस्टम है, लेकिन इलेक्शन सिस्टम सीमित था कहां तक? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है। मतलब वहां पर जो पार्लियामेंट होगा उस पार्लियामेंट तक ही वहां पर इलेक्शन वाला सिस्टम सीमित था। लेकिन वहां पर जो प्रेसिडेंट होगा, मतलब वहां पर ये प्रेसिडेंट का पावर तो क्या है? पार्लियामेंट के ऊपर है। तो वहां पर वो प्रेसिडेंट को चुनाव में मतलब चुनाव में आम जनता से चुनाव नहीं होता था प्रेसिडेंट, ठीक है। वो अपने हिसाब से वहां पर आ जाते थे। उनका उनका वहां पर एक दबदबा था। और वहां पर कौन सी बेस वाला से आते थे? यहाँ पर बोला गया ना जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वहां पर डोमिनेट करते थे मिलिट्री ऑफिसर्स, तो वहां से आते थे। तो इसी वजह से देखा जाए कि जो वहां का जो प्रेसिडेंट है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी हिस्से से वो मतलब आम जनता के द्वारा चुनाव में नहीं आते थे। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुनाव में आते थे। इंडिया में देखा जाए अभी प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है तो उसमें क्या हम लोग आम जनता हमें वोट नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लोकसभा या विधानसभा वोट में हम लोग जिससे चुनते हैं वो लोग वोट देकर प्रेसिडेंट को लेकर आते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग वोट देकर लेकर आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो सिस्टम भी नहीं है। तो उसके बाद एन इलेक्शन शुड हैव सम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ओनली इफ इट हेल्ड फ्री एंड फेयर मैनर। तो यहाँ पर भी एक इलेक्शन होना चाहिए जो फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, मतलब उसको इलेक्शन उसके ऊपर किसी का दबदबा नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से वहाँ पर एक इलेक्शन होना चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ पर इलेक्शन सिस्टम ही मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिस्टम ही नहीं है तो वहाँ पर फ्री एंड फेयर मैनर कैसे होगा? तो ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। ये फ्री इलेक्शन इज वन वायर एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल राइट्स टू वोट। ये भी मतलब इनका भी कोई मीनिंग नहीं रहा, जहां पर मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर एक पर्सन का इक्वल राइट होगा वोट देने का। लेकिन अगर वहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम नहीं है तो इक्वल वोट देने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर यह चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। वोट विदाउट एंड फेयर एंड थ्रेट। वोट देना अधिकार होगा क्या? वो विदाउट फेयर होगा एंड थ्रेट, मतलब कोई थ्रेटनिंग नहीं होगा। हालांकि ये चीज़ यहाँ पर भी चलता है, लेकिन वहाँ पर आम जनता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते, वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में वोट दे सकते, तब भी उनके ऊपर थोड़ा सा वो उनके ऊपर फेयर और थ्रेट रहता है। तो ये है। उसके बाद है कि ए फेयर इलेक्शन इज वन इन व्हिच दोज पर्सन्स हु आर करंटली इन पावर्स हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब ये बोला जा रहा है फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है? फेयर इलेक्शन मतलब होता है कि ये वो वाला सिस्टम जहां पर जो समता में जो पावर है उनका भी चांस रहता है लूज होने का, और जो उसका ऑपोजिट मतलब है जो क्षमता में जो है उसके खिलाफ जो आम पार्टी मतलब कॉमन पार्टी जो अभी धीरे धीरे ऊपर राइजिंग कर रहे हैं, तो वो जो कंपटीशन में आ रहे हैं तो उनका भी जीतने का चांस होता है, ठीक है। हालांकि ऐसे देखा जाए कि अगर जो पार्टी हमेशा पावर में रहता है अगर वो अपना पावर को अगर यूज करे तो इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन में वो अपना पावर को यूज करके वो हमेशा जीत जा सकता है। तो फेयर इलेक्शन इसे नहीं कह सकते हम लोग, ये अनफेयर हो रहा है। फेयर इलेक्शन तभी होगा कि जो पार्टी क्षमता में है वो अपना पावर को यूज न कर ना पाए। तो वहां पर क्या है, जो पार्टी क्षमता में है और जो ऑपोजिशन में है दोनों ही बराबर लड़ाई कर सकता है वहां पर। तो ये एक फेयर इलेक्शन होगा। उसके बाद देखते इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट
कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना में क्या है, वहाँ पर इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड, वहाँ पर रेगुलेशन रेगुलरली लिया जाता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, 5 साल के बाद फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड। तो जो एक पार्लियामेंट आता है वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस उसे कहा जाता है। द नेशन पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो उनके पास ये पावर रहता है कि कंट्री में जो प्रेसिडेंट है उस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं, ये उनके पास पावर रहता है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, वहाँ पर कुछ मेंबर होता है जो आर्मी से इलेक्टेड होकर आता है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। ये चाइना के जितने भी पॉपुलेशन है उनके अंदर से कम 3000 मेंबर वहाँ से इलेक्टेड होकर आते हैं। इंडिया के साथ चाइना के भी बहुत अकॉर्डिंग मैच होता है, लेकिन इंडिया में होता है कि इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो यहाँ के जो हम आम जनता हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्शन के जरिए हम लोग पार्लियामेंट्री जो वहाँ पे जो पार्टी वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चूज़ करते हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव मतलब वहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट में जो आते हैं, ये लोग फिर वोट देकर प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। तो ये सिस्टम तो कॉमन है, लेकिन उसके बाद जो सिस्टम है यहाँ पर क्या है कि कुछ मेंबर इलेक्टेड होता है आर्मी से, ठीक है। ये वाला सिस्टम हमारे इंडिया में नहीं है। हम लोग हालांकि आर्मी के जो कोई बंदा वो अलग से पार्टिसिपेशन कर सकता है, लेकिन उसको आर्मी छोड़ना पड़ेगा उसको, मतलब एक साथ 2 पद वो होल्ड नहीं कर सकता, इसी टाइप का एक लॉ है यहाँ पर। चाइना में ये सिस्टम नहीं है। उसके बाद बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, तो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए पहले एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो उनको वहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए। मतलब वहाँ का एक पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ के एक पार्टी सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पार्टी सिस्टम है। तो वहाँ पर एक ही पार्टी सिस्टम है, उस पार्टी का अप्रूवल करना पड़ेगा जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब वहाँ पर कम्युनिज्म सरकार है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, मतलब वहाँ पर जो सरकार बनाते हैं वो हमेशा देखा जाए वो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का ही सरकार होता है। तो एक ही पार्टी सिस्टम है, तो एक ही पार्टी सिस्टम का उनका जो आदर्श होगा वो एक ही तरीके से होगा, और ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, उस पार्टी के अंदर से ही मतलब अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं लोगों के बीच में, फिर लोग वोट देते हैं, वोट देकर उसमें से ही उनमें से लीडर चूज किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात प्रॉब्लम है कि वहाँ पर वोटिंग सिस्टम तो है, ठीक है, वोटिंग सिस्टम है, 1 वोट 1 वैल्यू, ये सिस्टम तो वहाँ पर है, लेकिन बात होता है कि वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है ये सभी एक ही आइडियोलॉजी से निकलता है। मतलब वहाँ पर एक ही पार्टी सिस्टम है, तो एक ही पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर देखा जाए अलग अलग पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी है। तो उस पार्टी ने वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करता है, उसके अगेंस्ट में दूसरे पार्टी दूसरे अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करता है। तो यहाँ पर वोटिंग होता है, वोटिंग होकर जो जीतता है वो इंडिया में अगले 5 साल के लिए वो अपना आइडियोलॉजी को फॉलो कराता है। ये यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखा जाए सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो इन यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस 1930 में 1930 के जो अगर जो इंडिपेंडेंस हुआ था वहाँ पर मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन, मेक्सिको क्या किया, वो इलेक्शन किया था आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। तो हर 6 साल के अंतर, मतलब कहीं कहीं 5 साल होता है, कहीं कहीं 6 साल होता है, तो 6 साल के अंतर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उस प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटरी रूल। तो ये कंट्री कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल के अंदर क्या हुआ, हैज़ नेवर बीन अंडर, मतलब कभी भी इसके अंदर नहीं आया है। आफ्टर 2000 एवरी इलेक्शन वाज ओन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI। तो 2000 साल के बाद वहां पर जितने भी इलेक्शन है वो कौन जीता है, उस पार्टी का नाम है PRI। तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, मतलब इसको उल्टा लिखा गया है, पार्टी रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल, तो एक्चुअल में वो होगा इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये फॉर्म उल्टा बनाया गया PRI। तो द PRI यूज्ड मेनी डार्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। तो 2000 के साल के बाद एक सभी इलेक्शन में 6 साल के अंदर अंदर जितने भी इलेक्शन हुआ था, तो 6 साल के बाद तो उस इलेक्शन में PRI जीतते हैं। और PRI कैसे जीतते हैं, डार्टी ट्रिक्स यूज करते हैं, मतलब जीतने के लिए बहुत सारे डार्टी ट्रिक्स वो यूज करते हैं। और डार्टी ट्रिक्स तो तुम सबको भी पता है कैसे कैसे होता है वो इलेक्शन जीतने के लिए। उसके बाद है all government officers and teachers are used to force parents to vote for the PRI। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर और जो टीचर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, ये उस समय में जो पेरेंट्स होता है मतलब उन सबको वोट के लिए उनको फोर्स किया जाता है
कि ताकि वो पीआरआई को ही वोट दे। तो इसी तरह से पीआरआई जीतते हैं वहाँ पर। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in last minutes. कभी कभी क्या होता है, पोलिंग बूथ भी शिफ्ट किया जाता है, मतलब जहां पर जाकर तुम्हें वोट देना पड़ेगा उसको भी शिफ्ट किया जाता है उससे अकॉर्डिंग, मतलब अचानक से वो शिफ्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वोटर भी डर जाता है, या कहीं पर देखा जाए कि ऑपोजिशन के वोट ज़्यादा आ सकते हैं तो वहाँ पर पोलिंग बूथ शिफ्ट करा दिया किसी और जगह में। तो इसी तरह से वहाँ पर भी लास्ट मिनट में ये डिसीजन लिया जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में आतंक मच जाता है। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो मीडिया कह सकते हैं, मीडिया सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो मीडिया ये सब एक्टिविटीज को इग्नोर करते हैं। ऑब्वियसली ये इग्नोर करने का मतलब इग्नोर करने के अलावा उनके पास कोई कुछ भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट में अगर जो पावर है वो अपने पावर से मीडिया को भी कंट्रोल करेगा। तो यही सिस्टम वहाँ पर भी होता है। इट यूज लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पैसे को यूज किया जाता है कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो बहुत सारे पैसा कैंपेन के जो दौरान यूज किया जाता है, मतलब जो प्रचार चलता है उसके टाइम ही ये यूज किया जाता है। शुड वी कंसिडर द कंट्री एज डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर इलेक्शन इज नॉट फ्री एंड फेयर। तो ये एक सब कंट्री, अभी जो पाकिस्तान, चाइना, मेक्सिको, ये तीनों जो कंट्री का मैंने नाम बताया, ये तीनों कंट्री को हम लोग क्या डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं? इससे कि यहाँ पर क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है? नहीं, तीनों कंट्री में ही फ्री और फेयर इलेक्शन कभी भी नहीं होता। नाम का डेमोक्रेटिक बनाकर रखा है, डेमोक्रेटिक जैसे फॉर्म सिस्टम मतलब गवर्नमेंटल फॉर्म बनाकर रखा है, लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं। ये डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोस करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो वही चीज बोला जा रहा है, डेमोक्रेसी सिस्टम वही होगा जहां पर जो पावर में जो गवर्नमेंट है उनके पास भी फेयर चांस होगा कि वो लूज हो सके, और उनके ऑपोजिशन में जो होगा उनके पास भी फेयर चांस होगा ताकि वो जीत सके। तो ये आता है डेमोक्रेसी सिस्टम में। Each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया, एडल्ट सिटीजन ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पर वहाँ पर बोला जा रहा है कि 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको वोट देने का राइट है। ये ट्रू डेमोक्रेसी ग्रांट्स इट्स सिटीजंस राइट्स टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इससे 18 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। इंडिया में पहले था 21 साल 21 ईयर्स, बाद में इसको घटाकर अमेंडमेंट के जरिए इसको घटाकर 18 ईयर्स बनाया गया था। तो 18 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, और ऑब्वियसली सभी मतलब एक पर्सन का वोट एक ही वैल्यू काउंट किया जाएगा यहाँ पर। तो उसी हम लोग डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। और दूसरा क्या है यहाँ पर, it means all the adults have a right to vote without any discrimination based on sex, color, race, caste और class। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सेक्स के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सेक्स जैसे मेल फीमेल, अभी तो ट्रांसजेंडर भी आ रहा है, ये इसके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कलर के अकॉर्डिंग व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, ऐसे नहीं होगा। रेस के मतलब जाति के अकॉर्डिंग भी नहीं होगा। कास्ट जो मतलब जनरल, SC ST OBC, ये जो कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, क्लास जो मतलब हर एक क्लास वाला पीपल, जैसे देखा जाए कि रिच पीपल, इकोनॉमिकली जो क्लास डिवीजन होता है, रिच पीपल या पुअर पीपल, इनके बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब सबको वोट देने का अधिकार है यहाँ पर। ईच पर्सन कैन कास्ट वन वोट, ऑल वोट्स आर काउंटेड। सभी वोट को काउंट किया जाएगा, सबका एक वोट ही काउंट होगा। द पर्सन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स गेट इलेक्टेड। तो इसमें से सभी मतलब सबसे ज़्यादा जो जिस बंदे के पास वोट आएगा, जो रिप्रेजेंटेटिव के पास वोट आएगा, वही फाइनली इलेक्टेड होगा, वही फाइनली इलेक्टेड होगा वहाँ पर। तो आज यही तक, मतलब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो पार्ट है हम लोग उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर और भी कुछ नया कंट्री है जिस कंट्री के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि वहाँ पर कैसे डेमोक्रेसी को वहाँ पर नाकारा जा रहा है, और इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी सिस्टम एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल देकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यही तक, बाय बाय।